ये कहानी उस समय की है जब हर ओर तनाव फैला हुआ था। राज्य टूट रहे थे, समझौते बिखर रहे थे, भरोसे रेत की तरह हाथों से फिसल रहे थे और एक नई टक्कर अनिवार्य लग रही थी। किलों की दीवारें, घाटियों के रास्ते, नदियों के किनारे, सब आने वाले संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। हर सरहद बेचैन थी, हर रास्ता टकराव की ओर ले जाता था। यह वह समय था जब सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे भविष्य का फैसला होने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1680 में छत्रपति संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली और मराठा साम्राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। एक तरफ दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनतें थीं और दूसरी तरफ उत्तर में मुगल साम्राज्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय तक मराठों ने अपने किले, समुद्री तट और आंतरिक प्रशासन को मजबूत कर लिया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद सियासी हालतें तेजी से बदलने लगीं। औरंगजेब ने इस वक्त तक यह तय कर लिया था कि अब मराठों को पूरी तरह से कुचलना ही होगा। 1680 के दशक की शुरुआत में उसने अपना ध्यान दक्खन पर केंद्रित किया और 1681 के बाद वह खुद दक्षिण में उतर आया। औरंगजेब की सबसे बड़ी रणनीति यह थी कि पहले मराठों के पारंपरिक मुस्लिम साथियों बीजापुर और गोलकोंडा को तोड़ा जाए ताकि मराठों को अकेला किया जा सके। 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला किया। यह वही सल्तनत थी जिसने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ समझौते किए थे, लेकिन अब औरंगजेब ने पुराने सभी समझौते तोड़ दिए। बीजापुर को घेर कर कई महीनों की घेराबंदी के बाद मुगल सेना ने 1686 में इसे जीत लिया। बीजापुर की हार के बाद वहां के कई अनुभवी सेनापति और सरदार मुगल खेमे में चले गए। इनमें से एक था सरजा खान, जिसने आगे चलकर मराठों के खिलाफ वाई की लड़ाई में मुगल फौज की कमान संभाली। बीजापुर के बाद औरंगजेब ने अपनी नजर गोलकोंडा पर डाली। 1687 में उसने गोलकोंडा को घेर लिया और लंबे अभियान के बाद इसे भी अपने अधीन कर लिया। बीजापुर और गोलकोंडा दोनों सल्तनतों का पतन हो जाने से मराठा साम्राज्य पर सीधा दबाव बढ़ गया। अब दक्खन में औरंगजेब की सबसे बड़ी चुनौती केवल मराठा ही रह गए थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस स्थिति में अपनी फौज को संगठित करने और मुगलों के खिलाफ मोर्चा लेने की रणनीति अपनाई। उनके पास लगभग 200 से अधिक किले थे, जिनमें से रायगढ़ सबसे अहम था क्योंकि यह राजधानी भी था और प्रशासनिक केंद्र भी। औरंगजेब अच्छी तरह जानता था कि अगर रायगढ़ पर कब्जा हो जाए तो मराठा साम्राज्य की रीढ़ टूट जाएगी। इसी रणनीति के तहत औरंगजेब ने अपने नए सेनापति सरजा खान को रायगढ़ पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। रायगढ़ की तरफ बढ़ते हुए मुगल फौज ने सतारा जिले की ओर बढ़ना शुरू किया। सतारा और रायगढ़ के बीच का इलाका मराठों के लिए बहुत संवेदनशील था, क्योंकि यह उनके आंतरिक इलाकों से राजधानी तक जाने वाला रास्ता था। इस इलाके में ही वाई स्थित था, जो एक अहम रास्ते पर बसा हुआ था। मराठा दरबार में जब इस खतरे की खबर पहुंची तो छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने सेनापति हम्बीरराव मोहिते को हुक्म दिया कि वह फौज लेकर वाई की ओर निकलें और मुगल अग्रिम दस्तों को रोकें। हम्बीरराव मोहिते उस समय मराठा साम्राज्य के सबसे अनुभवी और सम्मानित सेनापति थे। उनके नेतृत्व में कई बार मराठा फौज ने कामयाबी हासिल की थी। उनके साथ दूसरे मराठा सरदार भी तैयार हुए, जिनमें से एक अहम नाम था भिकाजीराव कोरडे पाटिल। इस प्रकार 1687 के अंत में परिस्थितियां इस मुकाम पर पहुंची कि औरंगजेब की सेना सरजा खान की अगुवाई में रायगढ़ की तरफ बढ़ रही थी और मराठा सेनापति हम्बीरराव मोहिते अपनी सेना लेकर वाई पहुंचकर इस रास्ते को रोकने की तैयारी कर रहे थे। यही टकराव आने वाले दिनों में वाई की लड़ाई के तौर पर सामने आया। औरंगजेब का मकसद साफ था, रायगढ़ पर कब्जा करना, क्योंकि औरंगजेब समझता था कि रायगढ़ पर कब्जा होने का मतलब मराठा ताकत का अंत है। सरजा खान पहले बीजापुर की फौज में ऊंचे ओहदे पर रह चुका था और उसे दक्खन की भूगोल और जंग की दोनों की गहरी जानकारी थी। दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज का मकसद यह था कि मुगल फौज रायगढ़ तक न पहुंच पाए। अगर मुगल फौज रायगढ़ के करीब आ जाती तो राजधानी सीधे खतरे में आ जाती और उसका सियासी असर पूरे मराठा साम्राज्य पर पड़ता। इसीलिए यह जरूरी था कि दुश्मन को सतारा जिले में ही रोक दिया जाए। वाई को चुने जाने की वजह
उसका फौजी महत्व था। यह कस्बा कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। उधर सरजा खान अपनी फौज के साथ धीरे धीरे सतारा इलाके में आगे बढ़ रहा था। उसके पास भारी तोपखाना और पैदल सिपाही थे। उसकी योजना थी कि मराठों को खुले मैदान में उलझाकर उनकी घुड़सवार ताकत को बेअसर किया जाए। मराठा फौज पारंपरिक तौर पर तेज और चलायमान थी, जबकि मुगल फौज तोपखाने और संगठित पैदल दस्तों पर ज्यादा निर्भर करती थी। वहीं पहुंचकर मराठा फौज ने मैदान की जांच की। हम्बीरराव मोहिते ने अपने घुड़सवारों को आगे रखकर हमला करने के लिए तैयार किया और पैदल दस्तों को रणनीतिक तौर पर पीछे खड़ा किया। भिकाजीराव कोरडे पाटिल की टुकड़ी को दाएं पंख पर तैनात किया गया। यह इंतजाम इस वजह से किया गया था ताकि अगर मुगल फौज भारी तादाद में सामने आए तो घुड़सवारों के तेज हमलों से उन्हें शुरुआत में ही पीछे धकेला जा सके। हम्बीरराव मोहिते ने भूगोल का फायदा उठाते हुए अपनी घुड़सवार फौज को नदी के किनारों और पास के मैदानी हिस्सों में फैलाया ताकि दुश्मन चाहे जिस तरफ से आए उस पर फौरन हमला किया जा सके। इस इलाके के आसपास छोटी पहाड़ियां और जंगल भी थे, जिनसे मराठा सिपाहियों को छुपकर चलने और अचानक हमला करने का मौका मिल सकता था। तनाव बढ़ता गया। छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गईं। मराठा घुड़सवार कभी कभी अचानक हमला बोलकर मुगल चौकियों को पीछे धकेल देते और फिर तेजी से लौट आते। इससे मुगल फौज सतर्क हो गई और उन्होंने अपने तोपखाने को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तक जो तनाव और तैयारी चल रही थी वह सीधा जंग में बदलने वाली थी। हम्बीरराव मोहिते ने अपनी घुड़सवार फौज को आगे बढ़ने का इशारा दिया। मराठा फौजी परंपरा के मुताबिक जंग की शुरुआत अक्सर तेज घुड़सवार हमलों से की जाती थी। छोटे छोटे दस्तों में बंटे मराठा घुड़सवार पूरी रफ्तार से मैदान की तरफ दौड़े। उनके हाथों में भाले, तलवारें और ढालें थीं। जंग के मैदान पर उनके घोड़ों की टापों से धूल का गुब्बार उठ गया। भिकाजीराव कोरडे पाटिल अपनी टुकड़ी के साथ दाएं पंख पर आगे बढ़े। उन्होंने घुड़सवारों को पंक्तिबद्ध कर मुगल अग्रिम चौकियों पर हमला किया। अचानक हुए इस धावे से मुगल पैदल सिपाही पीछे हटे और कई जगहों पर अफरा तफरी मच गई। मराठा घुड़सवारों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मुगल सिपाहियों को संभलने का मौका नहीं मिला। सरजा खान ने यह देखा तो फौरन अपने तोपखाने को आगे करने का हुक्म दिया। तोपों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। मुगल तोपखाने के साथ साथ बंदूकधारी दस्तों को भी आगे बढ़ाया गया। वे घुटनों के बल बैठकर मराठा घुड़सवारों पर गोलियां चलाने लगे। इस अचानक जवाब से मराठा सिपाहियों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हम्बीरराव मोहिते ने अपने सिपाहियों का हौसला बनाए रखा। उन्होंने सामने से आकर घुड़सवारों को हिदायत दी कि वे छोटे छोटे दलों में बंटकर अलग अलग दिशाओं से हमला करें ताकि मुगल तोपखाने को एक जगह केंद्रित होने का मौका न मिले। मराठा घुड़सवारों ने इसी रणनीति का पालन किया और कई मुगल पैदल सिपाही भागे। कुछ ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन मराठा तलवारों और भालों के सामने टिक नहीं पाए। भिकाजीराव खुद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को हराया और अपनी टुकड़ी को लगातार हिदायत देते रहे। उन्होंने खुद दुश्मन की पंक्तियों में गहराई तक जाकर जंग की, लेकिन इसी भीषण टकराव के बीच वे एक तोप के गोले और गोलियों की बौछार में आ गए। उनका घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और वे बुरी तरह जख्मी हुए। मराठा सिपाहियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जंग की अफरा तफरी में यह मुमकिन नहीं हो सका। कुछ ही देर में भिकाजीराव कोरडे पाटिल युद्धभूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मौत ने मराठा दाएं पंख पर गहरा असर डाला। उनकी टुकड़ी की कमान टूट गई और कई सिपाही बिखर गए। हम्बीरराव मोहिते तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन अपनी घुड़सवार फौज को उस तरफ मजबूत करने का हुक्म दिया, लेकिन इस नुकसान का असर पूरी जंग पर पड़ा। मराठा फौज के दो अहम सरदारों में से एक अब मैदान में नहीं रहे थे। भिकाजीराव की वीर गति के बावजूद उनके सिपाही आखिरी दम तक लड़ते रहे। उन्होंने मुगल पैदल दस्तों को रोके रखा और तोपखाने के सामने भी डटे रहे। हम्बीरराव मोहिते की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे मैदान में हर तरफ नजर आ रहे थे। उनकी मौजूदगी ने मराठा सिपाहियों को यह यकीन दिलाया कि सेनापति उनके साथ है और पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह थी कि तोपों की मार और भारी नुकसान के बावजूद मराठा फौज डटी रही। हम्बीरराव मोहिते का यह नेतृत्व वाई की लड़ाई का सबसे निर्णायक पहलू था, लेकिन सरजा खान ने स्थिति को संभालने के लिए भारी तोपखाना और संगठित पैदल दस्तों को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही
बंदूकधारी दस्तों ने भी गोलियों की बौछार तेज कर दी। इस भीषण हमले का असर दिखने लगा। मराठा घुड़सवार फौज की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी और कई जगहों पर कतारें टूट गईं, लेकिन हम्बीरराव मोहिते ने सिपाहियों को बिखरने नहीं दिया। तब जाकर इस हालत में हम्बीरराव मोहिते ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सीधा तोपखाने पर हमला करने के लिए भेजा गया, दूसरा पैदल सिपाहियों को उलझाने के लिए और तीसरा रिजर्व के तौर पर पीछे रखा गया। इस रणनीति से कुछ वक्त तक मुगल फौज दबाव में रही और उनकी कतारें फिर से हिलने लगीं। लेकिन तभी मैदान पर निर्णायक मोड़ आया। जब हम्बीरराव मोहिते खुद अपनी घुड़सवार फौज को आगे बढ़ाने के लिए निकले, तभी अचानक एक भारी तोप का गोला उनके पास आ गिरा। आसपास मौजूद सैनिक तुरंत उनकी ओर दौड़े, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि कुछ ही पलों में हम्बीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुए। यह घटना मराठा सेना के लिए गहरा झटका था। लेकिन यहीं से एक बड़ा विवाद भी शुरू होता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हम्बीरराव मोहिते ने अपनी घुड़सवार फौज को बहुत जल्दी आगे धकेल दिया। उनका तर्क है कि अगर घुड़सवार फौज थोड़ी देर और रुकी रहती तो मराठा फौज मुगल तोपखाने की सीधी मार से बच सकती थी। इन लेखों में कहा गया है कि अचानक हुए इस हमले के कारण मराठा घुड़सवार मुगल बंदूकों और तोपों की बौछार में आ गए और भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि हम्बीरराव मोहिते का रणनीतिक फैसला सही था। अगर घुड़सवार फौज फौरन हमला न करती तो सरजा खान की फौज को रसद मार्ग मजबूत करने और तोपखाना पूरी तरह तैनात करने का मौका मिल जाता। उस स्थिति में रायगढ़ तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता था और मराठों के लिए संकट और बड़ा हो जाता। यहां यह ध्यान देना भी जरूरी है कि हम्बीरराव मोहिते ने जल्दबाजी की वाला दावा ज्यादातर मुगल इतिहास लेखकों के लेखों में मिलता है। इन स्रोतों की भरोसेमंदी पर कई इतिहासकार सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनका मकसद हम्बीरराव मोहिते जैसे बड़े मराठा सेनापति की छवि को धुंधला करना भी हो सकता था। मराठा परंपरा में हम्बीरराव को अनुशासन और साहस का प्रतीक माना जाता है और वहां उनके फैसले को स्थिति के मुताबिक सही ठहराया गया है। इस घटना के बाद सेनापति की मौत की खबर तेजी से पूरे मैदान में फैल गई। सिपाहियों में अफरा तफरी मच गई और कई जगह कतारें डगमगाने लगीं। जो घुड़सवार फौज अभी तक पूरे हौसले से धावे बोल रही थी, वह अचानक असमंजस में पड़ गई। भिकाजीराव कोरडे पाटिल पहले ही युद्धभूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए और अब सेनापति हम्बीरराव मोहिते भी नहीं रहे। मराठा सेना के दोनों बड़े सेनापति एक ही लड़ाई में शहीद हो गए। यह नुकसान सिर्फ फौजी नजरिए से ही नहीं, बल्कि मनोबल के नजरिए से भी बहुत भारी था। सरजा खान ने जैसे ही देखा कि मराठा सेनापति मारा गया है, उसने अपने सिपाहियों को और जोर से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तोपखाने की मार बढ़ा दी गई और पैदल दस्तों को धक्का देकर आगे भेजा गया। हम्बीरराव मोहिते की मौत से भले ही झटका लगा, लेकिन कई सरदारों और घुड़सवारों ने अपने अपने हिस्सों में जंग जारी रखी। वे सेनापति की वीर गति का बदला लेने के इरादे से मुगलों पर टूट पड़े। हालांकि नेतृत्व की कमी अब साफ दिखाई देने लगी थी और सेना का समन्वय बिखरने लगा था। कई मराठा सिपाहियों को लगा कि अब जंग को जारी रखना मुश्किल होगा। वाई की जंग कई घंटों तक चली। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। घमासान के बीच मराठा घुड़सवार फौज के पलटवार इतने तेज थे कि मुगल पैदल दस्ते टिक नहीं पाए। कई जगहों पर उनकी कतारें बिखर गईं। सरजा खान को पीछे हटना पड़ा और उसने अपने सिपाहियों को मैदान से दूर ले जाकर फिर से संगठित करने का हुक्म दिया। इस तरह जंग का अंत हुआ। राजधानी पर सीधा खतरा टल गया और मराठों का फौजी मकसद पूरा हो गया। दूसरी तरफ मुगल दरबार और वहां के इतिहास लेखकों ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने इसे मराठों के लिए महंगी जीत बताया और अपने लेखों में यह दावा किया कि असली नुकसान मराठों का ही हुआ। मुगल इतिहास लेखकों ने लिखा कि मराठा फौज के 2 सबसे बड़े सरदार हम्बीरराव मोहिते और भिकाजीराव कोरडे पाटिल एक ही जंग में मारे गए, जो उनके हौसले और नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी चोट थी। और यह भी जोड़ा कि भले ही मुगल फौज ने रणनीतिक पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन मराठा फौज के भारी नुकसान ने उन्हें लंबे वक्त तक असंगठित कर दिया। इसके ऊपर मुगल दरबार ने अपनी शिकस्त को छुपाने और औरंगजेब की इज्जत बचाने के लिए कई बहाने भी गढ़े। उनमें सबसे अहम यह थे
तोपखाने की परेशानी, जिसमें कहा गया कि लगातार बारिश और नदी की नमी से बारूद भीग गया था, जिसकी वजह से तोपखाना पूरी ताकत से काम नहीं कर पाया। दूसरा बहाना था मराठा भूगोल आधारित रणनीति, जिसमें इतिहास लेखकों ने लिखा कि मराठों ने आसपास की पहाड़ियों, जंगलों और कृष्णा नदी के घाटों का चालाकी से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुगल पैदल दस्ते और भारी तोपें ठीक तरह तैनात नहीं हो सकीं। तीसरा बहाना था रसद की दिक्कत, जिसमें कहा गया कि कई बार उल्लेख आता है कि रसद मार्गों पर मराठा छापों की वजह से मुगल फौज को खुराक और बारूद पहुंचाने में भारी मुश्किल आई। इस तरह मुगल दरबारी लेखक इस जंग को मराठों की अस्थायी बढ़त बताते हैं, लेकिन साथ ही यह तर्क देते हैं कि हम्बीर राव और भिकाजी राव की मौत ने असल में मराठों को ही कमजोर किया। कुछ हद तक यह बात सही भी हो सकती है, लेकिन असल में जीत तो मराठों की ही हुई थी। मुगल दरबार के ये दावे कितने झूठे हैं, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि समकालीन दरबारी ग्रंथ आलमगीरनामा में इस टकराव को केवल एक छोटी झड़प के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें लिखा गया कि यह जंग मराठों के साथ हुई कई झड़पों में से एक थी और इसका असर सीमित था। लेकिन कुछ साल बाद लिखे गए फारसी दरबारी इतिहासों में बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश की गई। वहां वाई की जंग को बड़ी कामयाबी बताया गया और दावा किया गया कि इस जंग ने मराठों की रीढ़ तोड़ दी। इन ग्रंथों में यह तक कहा गया कि हम्बीर राव और भिकाजी राव की मौत ने मराठा साम्राज्य को अस्थिर कर दिया और यही मुगल रणनीति की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस तरह मुगल स्रोत खुद अपने ही दावों को एक दूसरे से टकराते हैं। पहले इसे मामूली टकराव बताकर छोटा दिखाया, फिर बाद में उसी घटना को बड़ी फतह घोषित कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक यह विरोध इसलिए पैदा हुआ क्योंकि दरबारी लेखकों का मकसद एक जैसा नहीं था। उस वक्त का आलमगीरनामा दरअसल औरंगजेब की जंगों का रियल टाइम रिकॉर्ड तैयार करने के लिए लिखा जा रहा था, जिसमें नाकामियों को कम करके दिखाना आसान नहीं था, जबकि बाद के इतिहास लेखकों ने औरंगजेब की इज्जत बढ़ाने के लिए और उसे हीरो की तरह दिखाने के लिए उसी जंग को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे आज बहुत से लोग मजहब के नाम पर उसे अपना हीरो मानते हैं। हम्बीर राव मोहिते की वीर गति से जुड़ी एक बात मराठा परंपरा और लोक कथाओं में बहुत मशहूर है। मराठा इतिहासकार कहते हैं कि जब वे तोप के गोले से बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिरे, तब भी उन्होंने अपने सिपाहियों को आखिरी हुक्म दिया, पीछे मत हटना, दुश्मन को रोके रखना। ये आखिरी शब्द उनके साहस और अडिग नेतृत्व के प्रतीक माने गए और बाद की पीढ़ियों में इन्हें प्रेरणा के रूप में सुनाया गया। लेकिन समकालीन फारसी इतिहास लेखक जैसे आलमगीरनामा और मासिर ए आलमगीरी इस प्रसंग पर बिल्कुल चुप हैं। वहां केवल यह दर्ज है कि मराठा सेनापति जंग के मैदान में मारा गया, लेकिन उसके आखिरी लम्हों या सिपाहियों को दिए गए हुक्म का कोई जिक्र नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि यह खामोशी जानबूझकर रखी गई होगी ताकि मराठा सेनापति की बहादुरी को दबाया जा सके। इस विरोध से यह साफ है कि हम्बीर राव मोहिते का आखिरी हुक्म कितना ऐतिहासिक था, यह पूरी तरह पुष्ट नहीं कहा जा सकता। फिर भी मराठा परंपरा में यह घटना उनकी अमर याद बन गई, जबकि मुगल इतिहास ग्रंथों ने इसे दबाने का तरीका चुना। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने फौरन विचार विमर्श किया। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हम्बीर राव मोहिते की जगह लेकर फौज को दोबारा संगठित कर सके और सिपाहियों का हौसला बढ़ा सके। इस परिस्थिति में दरबार की सहमति से मलहौजी घोरपड़े को नया सेनापति नियुक्त किया गया। मलहौजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के अनुभवी सरदारों में गिने जाते थे। वे पहले भी कई मुहिमों में शामिल रहे थे और जंग की कला में माहिर थे। नए सेनापति की घोषणा करके दरबार ने यह संदेश दिया कि नेतृत्व की कमी को तुरंत पूरा कर लिया गया है और सेना को दुश्मन के सामने फिर से खड़ा किया जा सकता है। वाई की लड़ाई के बाद जब सैनिकों में बिखराव शुरू हुआ था, तो मलहौजी घोरपड़े की नियुक्ति ने धीरे धीरे स्थिति को संभालने का काम किया। लेकिन औरंगजेब वाई की लड़ाई के परिणाम से पूरी तरह निराश नहीं हुआ। उसने अपने सेनापतियों को हुक्म दिया कि मराठा फौज का लगातार पीछा किया जाए और उन्हें फिर से संगठित होने का मौका न दिया जाए। और इतिहासकार इस पूरी घटनाक्रम को वाई की लड़ाई से जोड़कर देखते हैं। कई बार कोई फतह भी आगे चलकर भारी नुकसान का सबब बन सकती है। मराठा साम्राज्य ने वाई में दुश्मन को रोका,
लेकिन उसके बदले अपने सबसे सक्षम नेताओं को खो दिया। यही कमजोरी अगले 2 साल में मुगलों के लिए मौका बन गई और आखिरकार छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की गिरफ्तारी तक बात पहुंच गई। और वाई की लड़ाई पर विचार करते समय सबसे बड़ा प्रश्न यही उभरता है कि औरंगजेब जैसी विशाल साम्राज्य शक्ति को बार बार मराठों को पूरी तरह मिटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उसके पास लाखों की फौज थी, भारी तोपखाना था, अपार जखीरा था, फिर भी उसे हर अभियान के बाद दरबारी लिखने वालों से बहाने लिखवाने की मजबूरी क्यों पड़ी? इसका जवाब सिर्फ फौजी ताकत में नहीं बल्कि सियासी डर में छुपा है। औरंगजेब अच्छी तरह समझता था कि मराठा विरोध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उनकी समाजी बनावट और बंटे हुए हुकूमत के ढांचे से निकला है। यही वजह थी कि हर जीत के बाद भी उसे लगता रहा कि यह बगावत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इतिहासकार मानते हैं कि ताकतवर दिखने वाली हुकूमत का यह सबसे बड़ा झोल होता है। जितना बड़ा साम्राज्य होता है उतनी ही अंदर से उसकी घबराहट छुपी होती है। वाई की लड़ाई ने यह साफ कर दिया कि औरंगजेब की सल्तनत चाहे जितनी बड़ी रही हो, मराठों का विरोध उसकी बुनियाद में लगातार दरार डालता रहा। यही वाई की लड़ाई की असली ऐतिहासिक गूंज है कि शक्ति का वास्तविक माप उसके संसाधनों से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास से होता है। और इस कसौटी पर मराठा छोटे होते हुए भी मजबूत निकले, औरंगजेब बड़ा होते हुए भी डरपोक साबित हुआ। और अगर यह कहानी आपको हिला गई तो आपको तानाजी का बलिदान जानना चाहिए, चित्तौड़ के घेराव की त्रासदी देखनी चाहिए और राणा सांगा के रणकौशल से रूबरू होना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।